नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी तक हमने कवर किया है नीति शास्त्र में 5 यूनिट और अभी चल रही है हमारी 6ठी यूनिट, जिसमें हम देख रहे हैं थिंकर्स को कवर कर रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने 3 थिंकर कवर कर लिए हैं, जिनमें पहला थिंकर हमने कवर ऐसे समझिए, जो हमारी ये 6ठी यूनिट थी जिसमें भारत एवं विश्व के नैतिक एवं दार्शनिक विचारकों की जो हम बात कर रहे थे, उनमें हमने पहले अवधारणा समझने की कोशिश की कि दर्शन है क्या। अवधारणा समझेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि किसी भी विषय का दर्शन कैसे विकसित होता है। तो अवधारणा समझी हमने दर्शन साथ की, उसके बाद हमने दार्शनिक देखना शुरू किया, जिसमें हमने सुकरात से शुरुआत की थी। हालांकि मैंने आपको बताया था सुकरात उतना बड़ा दार्शनिक नहीं है, क्योंकि सुकरात ने जो भी कहा वो सब प्लेटो के माध्यम से ही कहा, क्योंकि सुकरात ने कोई भी लिटरेचर या कोई सोर्स नहीं दिया। उसके बाद प्लेटो हमने देखा, उसके बाद हमने देखे अरस्तु। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकियावेली को देखेंगे। देखिए, ये जितने भी थिंकर हैं इन्हें आप राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं, परंतु वहां दूसरे परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं, यानी वहां का पर्सपेक्टिव दूसरा होता है, और यहाँ अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं नैतिकता को समझने के लिए, नैतिकता के आधार को बनाने के लिए ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अरस्तु पढ़ा था हमने नेक्स्ट क्लास में। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार अरस्तु का रिवीजन आपका करा दिया जाए, बता दिया जाए कि अरस्तु में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, और एक बार उसके बाद हम चालू करते हैं। मैकियावेली आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था अरस्तु यूनानी दार्शनिक है। और अरस्तु की जो संस्था है, अरस्तु के जो पिता थे वो राजवैद्य थे, और अरस्तु इसीलिए अरस्तु को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु दर्शन तर्क शास्त्र का भी जनक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है, राजनीति विज्ञान का जनक है, अरस्तु व्यवहारवाद का जनक है। ये इन सब चीजों को मैंने बताया था। अरस्तु काफी बड़े कर्म, और अरस्तु की जो लिटरेचर या जो भी उनका अध्ययन है वो आगमनात्मक पद्धति का अध्ययन है, और तुलनात्मक अध्ययन भी इन्होंने काफी किए हैं। तो अरस्तु के विचारों में हमने जो विचार देखा, वो देखा, एक तो उनका देखा दार्शनिक विचार कि वो वे उनका जो मनुष्य को बनाना चाहते, तो क्या बनाना चाहते, वो मनुष्य को तर्क संगत बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, प्राणी है। मनुष्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पाई जाती है, भावनात्मक है मनुष्य, परंतु बुद्धिमत्ता भी है, यानी कि मनुष्य तर्क संगत होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और क्या, अरस्तु मध्यम मार्गी है। अरस्तु एकदम जड़ नहीं है, एकदम आदर्शवादी नहीं है कि बिल्कुल एक बात जो कह दी वो होनी चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि मध्यम मार्ग होने चाहिए हर जगह पर। तो इसीलिए अरस्तु जितने भी चीजें करते हैं मध्यम मार्ग की बात करते हैं। और अरस्तु के न्याय के सिद्धांत को भी मैंने बताया था। अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। उन्होंने एक तो कहा वितरणात्मक न्याय, और दूसरा बताया सुधारात्मक न्याय। तो जो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय था वो क्या था? वितरणात्मक न्याय वो है जिसमें योग्यता और क्षमता की बात की गई, कि वितरण योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय क्या है? यदि कोई व्यक्ति समाज में कुछ चीज बिगाड़ रहा तो उसे सुधारने के लिए क्या बिगड़ता है, समाज में क्या बिगाड़ा जा सकता है? समाज में बिगड़ता है कि कोई अनैतिक कर्म करता है या अपराध करता है। तो अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय में दंड की व्यवस्था की, कि जो भी सुधार होने चाहिए तो दंड के माध्यम से सुधार कीजिए आप। तो अरस्तु ने न्याय की बात भी की है। और अरस्तु का इसके अतिरिक्त आप देखना चाहें तो अरस्तु में बस इतना ही काफी है वैसे। और बढ़ाना भी चाहे आप, मैंने मतलब बौद्धिक और नैतिक सद्गुण यानी बीच की बात की। उन्होंने बौद्धिकता और नैतिकता के मध्य की बात करने की कोशिश की। मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना, उन्होंने मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना। तो इस तरीके से अरस्तु हमारा कवर हो गया। अब यदि अरस्तु में आपका कोई डाउट हो तो आप पूछिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो लिखिए। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ठीक है। आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो आप? आपने आज तक कभी इससे पहले कोई एक आंसर आंसर लिखा कि नहीं लिखा? समझ गया, समझ गया। एक काम कीजिए, पहले तो आप जो चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास में, एक बार क्लास कवर करने के बाद रिवीजन कीजिए, फिर अपनी कॉपी किताब बुक करिए और एक बार बैठ के मेमोराइज कीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा। यदि आप कुछ चीजें रिटेन कर पा रहे हैं तो यानी कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग या आसपास से कोई चीज यदि पूछी जाएगी तो आप एक जनरल आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
हाँ, बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा यूनानी दर्शन है, यानी कि ग्रीक दर्शन जो उधर से आता है, पश्चिम का दर्शन है, उसमें हमने बताया था पश्चिमी दर्शन 3 से 4 चरणों में पढ़ा जाएगा, इस डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आदर्शवादी चरण होगा, दूसरा होगा वो चरण जो मध्यकालीन, आदर्शवादी चरण यानी कि प्राचीन चरण, और दूसरा है मध्यकालीन चरण। मध्यकालीन चरण में क्या होगा, आदर्शवाद की पराकाष्ठा होने लगेगी और यहाँ पर धार्मिक एलिमेंट बढ़ने लगेगी, नैतिकता को हटा दिया जाएगा और प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां इतनी बढ़ जाएंगी कि ये मध्यकालीन चरण में फिर उसके उसी के रिटेलिएट में, यानी कि उसके विरोध में फिर चीजें आने लगेंगी और फिर नए दार्शनिक बनना शुरू होंगे। उन्हीं में एक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली को अगर आप कहें तो मैकियावेली की तुलना आप भारतीय दार्शनिक कौटिल्य से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मैकियावेली बहुत ही प्रैग्मेटिक्स, यानी कि यथार्थवादी, यथार्थवादी चिंतक है। यथार्थ का मतलब समझते हैं? उदाहरण से सीधे समझते हैं बहुत आसानी से। मैकमेहन लाइन, ये क्या है? ये आदर्श है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा एक चीज है जो कि आदर्श यानी कि आइडियली ये चीज, ये रेखा खींची गई, परंतु एक्चुअल में वहां पर है क्या? एलएसी, समझे ना? यानी कि व्यवहारवाद है, ये आदर्श है और व्यवहार में ये परिस्थितियां वहां पर। तो आदर्श और व्यवहार में यही परिवर्तन होता है। यथार्थ क्या है? यथार्थ व्यवहारिक परिस्थितियों के साथ कार्य करना, अपने काम को निकालना, किसी भी रूप में कार्य करना। जैसे अभी गांधी को आप पढ़ते हैं तो वहां पर किन चीजों का महत्व था? गांधी को जब हम पढ़ते हैं तो गांधी को हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा? गांधी ने साधनों पर बल दिया, साधनों पर बल। इनने कहा साधन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। और वही जब मैकियावेली आया तो मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने कहा कि साध्य महत्वपूर्ण है, साध्य महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य का मतलब आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। परीक्षा से जुड़ना एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे साधन की पवित्रता, कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करता है, अपने मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसके बाद सिलेक्शन पाता है, उसके बाद वो साधे तक पहुंचता। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? मेहनत मेहनत नहीं करता, कहीं जुगाड़ बैठा है, कुछ किया उसने और सीधे पहुंच गया विभाग। ऐसा होता नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कभी उपयोग भी मत कीजिएगा एग्जाम में। तो क्या हुआ? उसने साधन को महत्वपूर्ण माना या साध्य को? तो साधन महत्वपूर्ण है, परंतु निकोलो मैकियावेली क्या कहता है? ये कहता है कि साध्य महत्वपूर्ण है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है, वो किसी भी तरीके से पाया जाए। जिस तरीके से गांधी कहते साधन महत्वपूर्ण है, अहिंसा से कार्य होना चाहिए, परंतु कौटिल्य क्या कहते हैं? अहिंसा तब काम आती जब सामने वाला व्यक्ति अहिंसा प्रेमी हो, शांति प्रिय हो। अहिंसा किसके सामने कर सकते हैं आप बताइए? अहिंसा उसके सामने किया जाए जो व्यक्ति आदर्शवादी हो या आदर्शवादी ना भी हो, तो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसके सामने अहिंसा से आप कार्य करें तो बात भी समझ में आती है। आप सोचिए हिटलर के सामने आप बैठ जाइए करने लगी आंदोलन, उठा करके डाल देगा जेल में। क्या करता था लोगों को पता होना चाहिए। तो मैकियावेली, थोड़ी सी इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, शुरू करते हैं। तो ये इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस। अब यहाँ पर मैं चाहता तो आपको कैसे लिखना था? इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, फ्लोरेंस से ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इतना मुझे क्यों लिखवाने की जरूरत है? आपसे पूछा जाएगा फ्लोरेंस? नहीं पूछा जाएगा।
फ्लोरेंस सिटी क्यों महत्वपूर्ण, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि यहीं से धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन फ्लोरेंस से ऐसी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वही इनका जन्म हुआ था। और क्या, और इन्हें आधुनिक राजनीति विचारक के तौर पर माना जाता है। क्या आधुनिक, इन्होंने जो आइडिया दिया वो आज भी रिलेवेंट है। किसी भी थिंकर को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो आज भी प्रासंगिक है। नहीं तो विचारक तो कई हैं, आप देखिए ना, सेंट अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, और भी कई हैं, आपको मैंने बताया था। उनको हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं कवर कर रहे हैं भाई? उनकी रेलेवेंस बहुत कम रह गई है आज के टाइम पर, कोई फायदा नहीं उनको पढ़ने से। पढ़ने को आप जाएंगे 3,000 थिंकर पढ़ सकते हैं, और चाहेंगे तो 15 में भी काम हो जाएगा, 30 भी पढ़ सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, कितना भी पढ़ लीजिए, परंतु मेरे हिसाब में उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में PYQ और उनके सारे समझ में आता, उतना ही पढ़िए। आधुनिक विचारक भी माना जाता है, राजनीति का आधुनिक विचारक भी माना जाता है। और यही है जो धर्मनिरपेक्षता के विचार की प्रणेता, धर्मनिरपेक्षता के विचार के प्रणेता, के विचार के प्रणेता, ये धर्मनिरपेक्षता के विचार के प्रणेता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता आप लोग जानते हैं, बताइए क्या होता है धर्मनिरपेक्षता? हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग जानते हैं मतलब, ओहो। चलिए तो फिर बढ़ते हैं। ये जाना है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता, ये सब चीजें आप लोग इंट्रो में यूज कर सकते हैं, बाकी तो इनका कोई इनका इंपॉर्टेंट काम है नहीं। मान लीजिए एक इंट्रो डालता है तो लिखिए आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के विचारक या विचार के प्रणेता निकोलियो मैकियावेली, और इस तरीके से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इनके विचार आज आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं, इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रचना है वो द प्रिंस, इनकी रचना जो है द प्रिंस है। द प्रिंस में इन्होंने ये जो द प्रिंस है ये किस चीज पर बल लेती है, ये प्रिंस यानी राजतंत्र पर आधारित बुक है। इस टाइम तक शायद डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना मजबूत नहीं हो पाया था, और आइडिया भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पर राजतंत्र ही चल रहा है, ये मध्यकालीन युग की बात है लगभग, तो ठीक है। और द प्रिंस के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि शासन कैसा होना चाहिए। इन्होंने द प्रिंस के अंदर बताया कि अंतर्गत इन्होंने बताया कि शासन, इन्होंने बताया द प्रिंस का, एक मिनट मुझे दीजिए। तो इन्होंने प्रिंस में किस चीज को बताने की कोशिश की, इन्होंने प्रिंस में बताने की कोशिश की कि शासन और शासन धर्म, प्रिंस में इन्होंने बताने की शासन धर्म नैतिकता की बात की गई। शासन धर्म नैतिकता की बात, क्या बात की गई, शासन और धर्म नैतिकता की बात। इन्होंने बात की कि शासक धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, परंतु शासक को धर्म का उपयोग भी कर लेना चाहिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार। यानी कि ये बात करते धर्म के उपयोग की, उस टाइम पर जब शासक को आवश्यकता पड़ जाए धर्म की। आधुनिक समय में आप देखिए ना, राजनीति में धर्म का उपयोग हो जाता है। जब आप देखते हैं शासन सत्ता डिगने लगती है, कोई ऐसा कार्य आ जाता है, तो बीच में धर्म को ला दिया जाता है, बहुत आसानी से चीजें करा ली जाती। कोई भीड़ तंत्र, यदि कोई भी भीड़ ऐसी हो जाए कि भड़क जाए जनता, तो कैसे काटना शुरू, पहले धर्म से शुरू करते हैं, तो उसका धर्म से हटाने की कोशिश करते हैं, तरीके यूज किए जाते हैं। यही इन्होंने बताने की कोशिश की कि पहले या तो धर्म निरपेक्ष होना शासन को, दूसरा इन्होंने बताया कि धर्म और नैतिकता की बात की, शासन में धर्म और नैतिकता भी होना चाहिए शासक के अंदर। और इन्होंने क्या बात की, तो और इन्होंने, इनकी एक बुक और है, इनकी जो एक बुक और है वो है डिस्कोर्स, जो दूसरी इनकी बुक है डिस्कोर्सेस,
डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस के अंदर इन्होंने गणतंत्र की बात की। समझ रहे हैं? डिस्कोर्सेस के अंदर गणतंत्र की बात की। ये बात की इन्होंने। तो ऐसे समझिए आधुनिक काल में नैतिकता और धर्म, आधुनिक काल में नैतिकता और धर्म साध्य है। आधुनिक काल में क्या चीज साध्य है? धर्म और नैतिकता के साथ कार्य होना चाहिए। उसी प्रकार से मध्यकालीन समाज, मध्यकाल में क्या चीज थी? तो यहाँ पर लिखिए मध्यकाल। मध्यकाल में किसको साध्य माना गया था? मध्यकाल में धर्म को साध्य माना गया। धर्म को साध्य माना गया। मध्यकाल में धर्म साध्य है या था, जो भी समझ गया ना। और इनकी तो कंपेयर इनका किनसे होता है? तो ये जितने आइडिया हैं ये आधुनिक काल को छोड़ दें, बाकी आप देखेंगे तो इनको लगभग कौटिल्य से आप जो भी इनका आप इनको पढ़ लें या कौटिल्य को पढ़ लें, दोनों के आइडिया एक दूसरे से मैच खाते हैं। और यदि इनको कोट करना चाहे तो उनसे कोट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें ठीक है। जबकि कौटिल्य पुराना ये बाद में आए, परंतु ये प्रसिद्धि ज्यादा पा गए। कौटिल्य भी प्रसिद्धि पाए, ऐसी बात नहीं है। और ये पहले बोर्ड पर क्लियर करते हैं, उसके बाद आते हैं। जो मैकियावेली को राज्य की देखने की दृष्टि थी, वो क्या करते थे? ये मैकियावेली राज्य को शासक की दृष्टि से देखते थे, ना कि शासित की दृष्टि से। ठीक है। अब आते हैं इनकी प्रिंस रचना में, जिसमें इन्होंने मेन आइडिया दिए। वो क्या दिए? तो इनका जो मेन विचार, इन्होंने क्या कहा कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए? प्रिंस को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होना चाहिए। कैसा? लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होना चाहिए। शासक को कैसा होना चाहिए? ये चीजें आप लिखिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ मत लिखिए, ये आपको किताब में तो मिल ही जाएगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे सीधे समझाने के बेस में बोल रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? प्रिंस को कैसा होना चाहिए? लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होना चाहिए। शासक के निर्णय के आधार, जो शासक का निर्णय हो ना, वो किन आधारों पर होना चाहिए? वो समय और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, ना कि धर्म और एवं नैतिकता। क्या समय और परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ना कि धर्म और नैतिकता के आधार पर? यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं? समझ रहे? यथार्थता की बात हो रही है यहाँ पर। हमेशा धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। और क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा शासक को साध्य की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए, साधनों की प्रकृति पर नहीं। ये लिखिए, शासक को साध्य की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि साधन की प्रकृति पर। साधन की प्रकृति पर बताया ना मैंने। यहाँ पर साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। ठीक है।
पर ध्यान देना चाहिए। शासक की क्रूरता जो है ना, वो साजिशों से, षड्यंत्रों से बचाती है। जब शासक क्रूर होता है तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह करने से बचते हैं। यानी कि लोग शासक के प्रति षड्यंत्र नहीं करते हैं, क्रूरता नहीं, और क्या करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते हैं, साजिश नहीं करते हैं। वहीं शासक जब उदार होता तो उसे जनता अपने नजदीक लाती, जिससे शासक जन विद्रोह का शिकार नहीं होता है। क्या, जब शासक, वही शासक की उदारता उसे जनता के नजदीक लाती है। मतलब दोनों चीजों की बात कर रहा है, एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं ये, समझ रहे ना, वन साइडेड बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि शासक की क्रूरता उसे साजिशों और षड्यंत्रों से दूर करती है, उसे बचाती है। वहीं शासक की जो उदारता है वो उसको जनता के नजदीक लाती है। उससे क्या होता है, जिससे शासक जन विद्रोह का शिकार नहीं होता और एक स्थिर शासन की स्थापना संभव होती है। ऐसी बात कहानी है इनकी भी, कभी सुनाते हैं। अपने ही राज्य से बाहर हो गए, अभी उस कहानी का समय नहीं है यहाँ पर, लंबी डिबेट हो जाए। डिबेट का वैसे तो वन साइडेड ही चल रहे ना क्लास, आप लोग कौन सा, हाँ पार्टिसिपेट कीजिए ना। कोई डाउट एंड कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो बढ़ते आगे। विचार समझ गए ना। कुल मिला के प्रिंस में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शासक कैसा होना चाहिए, तो शासक कहना कैसा होना चाहिए, बताने की कोशिश की शासक यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थवादी कैसा होना चाहिए कि लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होना चाहिए, उसी आधार पर। और शासक को निर्णय किस आधार पर लेने चाहिए, समय और परिस्थितियों के आधार पर, ना कि धर्म और नैतिकता के आधार पर। क्योंकि प्राचीन समय में धर्म और नैतिकता पर ज्यादा कार्य किया जाता था, परंतु ये कहते हैं कि धर्म और नैतिकता के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि। यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि है राष्ट्रहित, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। वहीं पर उन्होंने बात की कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की प्रकृति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। और बताने की कोशिश की कि शासक यदि क्रूर होता तो उसके खिलाफ साजिशें वो नहीं होती, और यदि शासक, और क्रूर के साथ यदि शासक उदारता से कार्य करेगा तो जनता के नजदीक चला जाएगा। और मतलब इन्होंने बताने की कोशिश की कि परिस्थितियों के अनुसार शासक को कार्य करना चाहिए। यदि वो देख रहा है कि उसके खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, तो शासक को क्रूर हो जाना चाहिए, ठीक है। और यदि देख रहा है कि उस माहौल अच्छा चल रहा है तो उदारता से कार्य करना चाहिए, जिससे जन विद्रोह ना हो। कुल मिला के बात यथार्थता की करते हैं। वही मानव के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हमने इनके मेन आइडिया देखे, तो अब हेडिंग आप दूसरी लिख लीजिए कि मानव के संदर्भ में विचार। मानव के संदर्भ में विचार, ये न्यू हेडिंग आप बना लीजिए। मानव के संदर्भ में विचार, तो क्या मानव के संदर्भ में विचार होंगे। तो मानव के संदर्भ में विचार ये है इनके, टेस्टर कहाँ है, ये वाला बोर्ड पर क्लियर कर देते हैं। हाँ इसको क्लियर कर गया क्या, कल आपने आंसर भेजा था। ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं, देख लेता हूँ। क्लास के बाद देख, क्लास के बाद आपको रिप्लाई दे, ठीक है। मानव के संदर्भ में विचार, मानव के संदर्भ में विचार। तो ये क्या बात इसने मनुष्य को क्या बताने की कोशिश की, मनुष्य स्वार्थी होता है, क्या बताया, मानव स्वार्थी प्रकृति का होता है, वह स्वार्थ पूरा करने के लिए कार्य करता है, वह कोई भी कार्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। तो क्या बताने की कोशिश की, मानव कैसा होता है, पेन भी नहीं चल रहा है मोमेंट पे। मानव कैसा होता है, स्वार्थी होता है। मानव स्वार्थी होता है, वो कोई भी कार्य करता है तो अपने स्वार्थ को पूरा करता है।
अपना स्वार्थ पूरा करता है, कोई भी कार्य अपना स्वार्थ पूरा करता है, कोई भी कार्य करता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, कोई भी कार्य करता है वह अपने लिए प्राण और निछावर करने को तैयार रहता है। क्या करता है मनुष्य? अपने लिए प्राण निछावर करने तक की बात रखता है। मतलब मनुष्य इस तरीके की चीजें करता है। क्यों करता है? इन्होंने बताने की कोशिश की, किंतु मनुष्य को सब कुछ मिल जाए परंतु उसके अंदर संतुष्टि नहीं आती। वह स्वार्थ बंद होते ही अपने विरुद्ध हो जाता है। क्या? मनुष्य का जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है वो अपने ही विरुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य का स्वार्थ बंद हो जाए तो वो अपने ही विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने विचार दिया, मतलब कहा। तो क्या कहा? मनुष्य को स्वार्थी बताया। और क्या बताया? मनुष्य को स्वार्थी बताया और कहा वो अपना स्वार्थ पूरा करता है, वो अपने लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, किंतु स्वार्थ बंद होते ही अपने विरुद्ध हो जाता है मनुष्य। ये बताने की कोशिश। और क्या? मनुष्य अपने पिता को कातिल को जल्दी भूल जाता, किंतु अपेक्षाकृत संपत्ति छीनने वाले को। तो ये तो कोट है, लिखिए आप, लिखिए, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। मनुष्य अपने पिता के कातिल को मनुष्य अपने पिता के कातिल को मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है। मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है। मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है। मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है। रिपीट, अरे बोल तो वो स्टार्टिंग लाइन से बोल रहा हूँ। मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत मनुष्य अपने पिता के कातिल को जल्दी भूल जाता है अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अपनी संपत्ति छीनने वाले को। अपेक्षाकृत अपनी संपत्ति छीनने वाले को। क्या? अपेक्षाकृत अपनी संपत्ति को छीनने वाले को, अपनी संपत्ति छीनने वाले को। यानी यहाँ मनुष्य की, यहाँ पर इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? समझिए, स्वार्थ बताने की कोशिश की है। तो स्वार्थ क्या है? भौतिकतावादी चीज है, भौतिकता है, स्वार्थ है। स्वार्थ में है ही भाई, भौतिकता ही तो है स्वार्थ में। कोई भी चीज अर्जित करना चाहता है, आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आपका भी एक स्वार्थ है ना। देश सेवा एक अलग मैटर है, परंतु आप गवर्नमेंट जॉब जा रहे हैं, प्रैग्मेटिक बात तो यही है ना कि आप पहले अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करना चाहते हैं, देन आफ्टर आप कंट्री को सर्व करना चाह रहे हैं। यदि आपको रुपए ना दिए जाए तो क्या आप नौकरी करना चाहेंगे सरकार की? नहीं करना चाहेंगे। हाँ, ये इस जॉब में आपको अवसर मिल जाते हैं तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं, देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, ये बात भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अवसर मिलता है तो आप समझिए आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक तरीके से। तो स्वार्थ क्या है बात की गई। और क्या राजा शासक, देखिए इन्होंने कहा राजा या शासक को कभी भी राजा या शासक को कभी भी व्यक्ति की संपत्ति राजा या शासक को कभी भी व्यक्ति की संपत्ति को व्यक्ति की संपत्ति को और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना। व्यक्ति, संपत्ति और परिवार लिख लीजिए। व्यक्ति की संपत्ति और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। राजा या शासक को कभी भी व्यक्ति की संपत्ति और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समझ गए ना? मैकियावेलियन राज्य पर किन दो चीजों का, मैकियावेली का राज्य पर दो चीजों का प्रतिबंध बिल्कुल स्पष्ट कहने की बात की कि इन चीजों से
राज्य को दूर रहना चाहिए किन चीजों से? तो मैकियावेली ने राज्य के दो प्रतिबंध। भाई संपत्ति एक तो, और दूसरा परिवार, इनको कभी भी नुकसान ना पहुंचाए। राज्य को स्ट्रिक्टली बहुत बताने की कोशिश की कि इन दो चीजों से तो बिल्कुल सावधान रहिए, इनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाइए। इन्होंने कहा अगर एक आदमी को चोट पहुंचानी है तो वह चोट इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उसे बदला लेने का डर ना हो। अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचानी है तो वह इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उसे बदला लेने का, अगर किसी आदमी को चोट पहुंचानी है तो वह इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उसे बदला लेने की हिम्मत ना हो। चोट पहुंचानी है तो हाँ, इस तरह की चीजें बताते हैं। और क्या, कार्य न करने और पछताने से अच्छा है कि कार्य करके पछताया जाए। क्या कहा कि कार्य न करने से अच्छा है कि कार्य करके पछताया जाए। समझ रहे ना? कार्य न करने से पछताने से अच्छा है कि कार्य करके पछताया जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि सपोज एग्जांपल आपने फॉर्म भरा पीसीएस का, आपका एंड टाइम पे तैयारी आपको लगी कि आप हमारी तैयारी शायद सफिशिएंट नहीं है, तो आपको पछताने से क्या फायदा? आप एक बार एग्जाम तो दीजिए, कौन से इसमें आपकी लिमिट लगी हुई है यूपीपीसीएस में। आप एग्जाम देने के बाद पछताए तो समझ में भी आता, आप कार्य ही नहीं करना चाहते तो पछताई क्यों पछता रहे, बेकार पछता रहे। हाँ, मैकियावेली राज्य और शासक की नैतिकता को निरपेक्ष बताते क्या? मैकियावेली राज्य और शासक को नैतिकता निरपेक्ष, ऐसा नहीं कि शासक भी नैतिकता प्रेमी हो, नैतिकतावादी हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नैतिकता निरपेक्ष मानना है, मानता है, ठीक है। और क्या और लिखिए, शासक अपने निर्णय के लिए नैतिकता और धर्म में बना नहीं है। जो शासक है वो निर्णय के लिए धर्म और नैतिकता में बना थोड़ी है। धर्म और नैतिकता में बंधा नहीं है, बंधा होना ही भी नहीं चाहिए। किसी भी पहचान या सेंटीमेंट में कोई काम करना ही नहीं चाहिए शासक को, प्रशासक या शासक किसी को भी नहीं करना चाहिए। धर्म और नैतिकता के चक्कर में आप यदि कोई चीज पड़ जाएंगे तो आप उल्टा हो जाएगा पूरा सीन, बनी बनाई व्यवस्था खराब हो जाएगी। व्यवस्था जरूरी है ताकि नैतिकता। आप बताइए, ईमानदारी महत्वपूर्ण है? बताइए, प्रश्न पूछता हूँ, क्या सच बोलना चाहिए? कमेंट में आंसर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सच बोलना चाहिए। मान लीजिए एक अपराधी, पहले एक व्यक्ति आपके पास दौड़ के आता है, कहता सर मुझे बचा लीजिए, मेरा एक आदमी पीछा कर रहा है। तो वो यदि आपके पास आए तो आप कह दीजिए कि इधर कोई शख्स नहीं आया है। अब आप सच बोलने के चक्कर में जब कोई पीछे से आया, एक अपराधी उसका पीछा करते हुए आ रहा था, वो आया, आपसे पूछा उसने कि आपसे कोई आदमी मिला उसने, तो आपने कहा हाँ मिला, आपने तो सत्य बोला है ना। परंतु आपके सत्य के चक्कर में किसी की जान चली गई,
क्या बताते ना? हाँ, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो मैकियावेली किसके आधार पर कार्य करने की बात कर रहे हैं? परिस्थितियों के अनुसार कार्य। हाँ, बहुत अच्छे। इनका होल कॉन्सेप्ट ही इसी बात पे, यथार्थवाद आप उठा लीजिए, बस यथार्थवाद में ही पूरा प्रिंस को समझाने की कोशिश यही की इन्होंने कि भाई किस तरीके का होना चाहिए। तो प्रिंस को बताने की कोशिश, क्योंकि प्रिंस को बहुत ही क्रूर होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है और मनुष्य के विचारों को बताने की कोशिश की। मनुष्य जो भी कार्य करता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, यानी कि मनुष्य का स्वार्थ क्या, संपत्ति और भौतिकता। और यदि राजा मनुष्य की इसी भौतिकता और संपत्ति और परिवार को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो जन विद्रोह हो सकता है। इसलिए ये सब चीजें उन्होंने बताई। प्रिंस के लिए अलग बताया, मनुष्य के विचार को अलग बताया। और मैकियावेली इतिहास से सीखने की सलाह देते क्या? लिखिए मैकियावेली इतिहास से सीखने की सलाह देते। बताइए आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास है क्या? पूर्व की घटनाओं का आकलन या समाकलन ही तो इतिहास है। इतिहास से हमने क्या सीखा? इतिहास पढ़ना एक दूसरी चीज है और इतिहास को समझना दूसरी चीज है। आप बताइए ना, आप प्रशासन में शामिल होने जा रहे हैं, वहां पर आप शामिल होकर मान लीजिए आप किसी जिले के एसडीएम बन, डीएम बन जाते हैं, तो क्या आप वहां पर किसी लोगों को, नेताओं को आप ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे अकबर की नीति क्या थी और औरंगजेब की पॉलिसीज क्या थी? ये पढ़ाएंगे क्या वहां पर? आपके कोई टीचर बनने जा रहे हैं? फिर इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कुछ सीखने समझने के लिए पढ़ते हैं ना। हाँ, होल आइडिया डेवलप करने के लिए। व्यक्ति के मन में विचार कब आते हैं? जब नई नई चीजें पता चलती हैं, फॉर्मेशन होता है, पुरानी गलतियां जानता है, पुरानी चीजों को समझता है, तभी तो नई चीजें, नई गलतियां नहीं होती है। इतिहास से सीखा ही तो जाता है। हाँ, तो मैकियावेली कहते हैं इतिहास से सीखने की सलाह देता है। बाकी मैंने बताया राज्य को धर्म और निरपेक्षता से अलग होना चाहिए, और क्या? और धर्मनिरपेक्षता तो पता ही आपको, आज के टाइम पे बहुत बड़ा विचार है, आधुनिक राजनीति का विचार है, और मैकियावेली इसी विचार के यथार्थवादी माना जाता है। और इनकी बुक बुक लिख लीजिए। वैसे तो इन्हें स्टेट क्राफ्ट माना जाता है, शासन कला का माना जाता है, लेकिन वो शासन कला यहाँ पर उपयोगी नहीं आपके लिए, वो राजनीति विज्ञान में जब पढ़ते तब वहां पर बताते हैं। बाकी इनकी बुक बुक लिख, जैसे मैंने एक आपको बुक यहाँ पर जिक्र कर दिया था, प्रिंस। उसमें वो पूरा प्रिंस को ही सलाह देते रहते हैं, प्रिंस के बारे में बता रहे, प्रिंस को ऐसा होना चाहिए, प्रिंस को ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक डिस्कोर्सेस बुक मैंने बताई थी आपको, तो डिस्कोर्सेस में गणतंत्र की बात करते हैं। और कौन सी बात? और एक बुक उन्होंने लिखी फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और एक बुक लिखी युद्ध की कला। ये 3 बुक है उनकी। इतना ही था मैकियावेली में। मैकियावेली से क्वेश्चन बन सकता है कि आज की प्रासंगिकता क्या, और चीजें और तरीके से पूछा जा सकता है। नैतिकता में मैकियावेली के क्या स्थान है? नैतिकता के अलावा भी नीति शास्त्र में मैकियावेली से कई, मतलब किसी तरह आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकियावेली किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। पीवाईक्यू हम कराएंगे भी। तो अब मैकियावेली के बाद आते हैं सीधे थॉमस हॉब्स पर। हाँ हाँ, थॉमस हॉब्स पर बड़े हैं। हाँ। वैसे हॉब्स का विचार, हॉब्स के आइडियाज को जानने से पहले आप एक सीरीज जान लीजिए समझौतावादी विचारकों की। 3 विचारक एक लाइन से होते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। तीनों को लगभग एक श्रेणी में बांधा जा सकता, तो वो एक ही, ये समझौतावादी विचारक थे। इन्होंने बात करने की कोशिश की, जैसे कि हॉब्स ने बताया कि ईश्वरीय समझौता है, प्राकृतिक अवस्था की बात करने की कोशिश की। जो हॉब्स, लॉक, रूसो है, ये समझौतावादी का वादी विचार है, समझौतावादी लिख देते हैं।
इनमें तीन का नाम आ जाएगा, हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, तो चलिए हॉब्स से शुरू करते हैं। हॉब्स की बुक जो है, हॉब्स की बुक का नाम है, हॉब्स से शुरू करें तो हॉब्स की बुक का नाम है लेवियथन। उनकी बुक का नाम है लेवियथन, और इसमें इन्होंने बात की सामाजिक समझौता की। उनका होल कॉन्सेप्ट ही इसी के आसपास घूमता है, सामाजिक समझौते के आसपास। एक्चुअली इनके टाइम पे युद्ध भी चल रहा था, तो उनका भी मतलब कई चीजें इनको एक साथ इस तरीके की इनके विचारों पर परिस्थितियों का बहुत असर पड़ा। इनके टाइम का मतलब एरा का जो है बहुत प्रभावित है, इनके विचार लगभग उसी से मिलते जुलते होंगे। तो मजबूत राजा की बात करेंगे, क्योंकि युद्ध के समय में समझते परिस्थितियां कितनी खराब हुई थी, तो उसीलिए बताते गृह युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में। ठीक है, तो भाई जब समझौते की बात की तो उन्होंने क्या बताया, राज्य समझौते का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम। राज्य समझौते का परिणाम है। तो राज्य समझौते के परिणाम, लोग शुरुआत में प्राकृतिक अवस्था में थे। मेन आइडिया यही है, लोग शुरुआत में प्राकृतिक अवस्था में थे, लोग शुरुआत में प्राकृतिक अवस्था में थे, और बाद में जो व्यवस्था आई वो क्या आई, बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब समझिए इन्होंने इन्होंने मनुष्य को क्या बताया, मनुष्य का स्वभाव, इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया। सभी विचार ह्यूमन नेचर के, सभी विचारक लगभग ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही है। तो ये भी इनके इन चीज को भी जानने से आप समझ सकते हैं कि इनके विचार किस तरीके के हैं। तो इन्होंने क्या बताया, मनुष्य जन्मजात नीच। क्या बोल रहे हैं भाई, इन्होंने मानव स्वभाव को कैसा बताया, मनुष्य जन्मजात नीच, पापी, स्वार्थी, जन्मजात नीच, पापी, स्वार्थी, झगड़ालू, डरपोक होता है, झगड़ालू, डरपोक होता है। मानव स्वभाव को क्या क्या बता दिया, कहा कि जन्म से नीच, पापी, राड़ी, स्वार्थी, झगड़ालू, डरपोक होता है मनुष्य, ये बताया उन्होंने। मानव का व्यवहार केवल दो तत्वों से संचालित होता है, इन्होंने बताया। उन दो तत्वों में बताया, एक तो भय, दूसरा स्वार्थ। मानव, एक मिनट पेन में चेंज कर लूं। पेन कहाँ चला गया, चलो इसी से कर लो। मानव का व्यवहार, व्यवहार
मानव का व्यवहार केवल दो तत्वों से मानव का व्यवहार केवल दो तत्वों से संचालित होता है। ये संचालित होता है। दो तत्व कौन से हैं? भय और स्वार्थ। भय और स्वार्थ, ये दो तत्व हैं से मानव व्यवहार संचालित होता है। और क्या, मनुष्य जो नहीं करता उसका कारण भय है। यानी कि मनुष्य जो नहीं कर रहा उसका कारण केवल भय है। मनुष्य जो नहीं करता उसका कारण भय है। मनुष्य से बड़ा कोई जानवर हो ही नहीं सकता। आप मनुष्य को आजाद एक भीड़ में डाल दीजिए, देखिए भीड़ किस तरीके से उग्र हो जाती है। भीड़ में कौन होते हैं? होते तो ह्यूमन ही है ना। समझ लीजिए, अगर यदि कानून व्यवस्था ना हो तो व्यक्ति किस हद तक नुकसान कर सकता है, और मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। हाँ, ठीक है। मनुष्य जो नहीं करता उसका कारण भय है, और मनुष्य जो करता है उसका कारण स्वार्थ है। मनुष्य जो करता है उसका कारण स्वार्थ है। तो सर फिर आप कहना आप कह रहे हैं कि तो फिर सर मनुष्य इतना ही खराब होता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई भी विचार सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नहीं है। यदि अच्छाई है तो बुराई भी है, राइट है तो लेफ्ट भी है कि नहीं? अप है तो डाउन है, आमने है तो सामने है, सभी चीजें है ना। हाँ, वन डायमेंशनल कोई चीज नहीं होती, याद रखिएगा। और कोई भी विचार फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता। हर विचार में कमियां आपको मिल ही जाएंगी। हाँ, किसी भी चीज के एलिमेंट में आप देखेंगे तो हर चीज में आपको बुराइयां मिल ही जाएंगी। आप धर्म देख लीजिए, अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है। कानून देख लीजिए, अच्छा भी है बुरा भी है। आप देख लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए आप चाकू है, चाकू का उपयोग अच्छा भी बुरा भी है। देखिए डॉक्टर पेट काटता है और अपराधी भी पेट काट देता है। डॉक्टर जान बचाने के लिए करता है और मर्डर करने वाला क्या करता है? किसी और का पर्पज से कर देता है, व्यक्ति की जान लेने के लिए कर देता है। तो अलग अलग चीजें हैं, ये आयाम है भाई। हाँ, आप विचारकों को पढ़ के कहीं खुद भी वो मत बन जाना इनके जैसा। हाँ, इनको पढ़ाने का एक पर्पज यही है कि आप सभी चीजों को जानें, फिर कंक्लूजन में आकर के एक जनरल आइडिया क्रिएट करें जिससे आप अच्छा सीख सकें। बुरी चीजें जानना भी चाहिए, ये सब चीजें जाननी चाहिए, क्योंकि हर चीज को जानने के बाद आप तभी तो, मान लीजिए कोई विचार आपको जनरेट करना, तो उससे पहले देखिए ना प्राचीन विचार कौन कौन से उपलब्ध हैं। उन सबको पढ़ने के बाद आप कुछ नया दे पाएंगे ना समाज को। पता लगे आप कोई ऐसा विचार थे तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसीलिए जो एग्जिस्ट चीजें उनको पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही तो नई चीजें आती समाज में। इस तरीके से व्यक्ति मानव समाज चलता है। कोड था कि लिखना चाहे तो लिख ले, तो कैसे। इंग्लैंड में भाई जब इनका जन्म हुआ तो उस टाइम पे इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो ये बता, इनका एक कोट है कि मैं और मेरा जुड़वा भाई डर एक साथ पैदा हुआ। मैं और मेरा जुड़वा भाई डर एक साथ पैदा हुआ। क्यों ऐसा कहते हैं इसका कारण आपको बता दिया ना। इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, उस कंडीशन में। अब ये तो हो गया इनका मानव पर क्या विचार है और स्टेट पर क्या विचार है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो उन्होंने राज्य पर विचार किया, राज्य पर क्या विचार दिया।
तो उन्होंने मानव प्राकृतिक अवस्था की बात की। तो प्राकृतिक अवस्था की बात की। तो प्राकृतिक अवस्था में पुरुष जो भाई, प्राकृतिक अवस्था हो चाहे कुछ भी हो, पुरुष लिख लीजिए, मानव, मानव लिखिए, पुरुष मत लिखिए, मानव अनिवार्य रूप से स्वार्थी होता है। मानव अनिवार्य रूप से स्वार्थी होता था प्राकृतिक अवस्था में, और झगड़े के 3 कारण होते थे। झगड़े के 3 कारण होते थे। ये प्राकृतिक अवस्था की बात बता रहा हूँ, होते थे। जो झगड़े के 3 कारण होते हैं उसमें क्या, एक तो प्रतिस्पर्धा, एक कारण प्रतिस्पर्धा, दूसरा सुरक्षा, और जो तीसरा कारण है वो प्रतिष्ठा। ये हैं झगड़े के 3 कारण। तो झगड़े के 3 कारण होते तो उनमें कौन सा, एक तो प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और प्रतिष्ठा, ये 3 कारण होते प्राकृतिक अवस्था में। सबके साथ युद्ध था, सबका सबका सबके साथ युद्ध था, सबका सबके साथ युद्ध था प्राकृतिक अवस्था में। प्रत्येक व्यक्ति प्राण की अपनी आत्मरक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति को हमेशा शक की निगाह से देखता था, और उसकी प्राण की प्यासा रहता, यानी कि उसकी आत्मा मारने के लिए, मतलब एक तरीके समझ लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामने किसी भी जीव को नहीं देखना चाहता था, लगभग मार ही देता था। इस तरीके की प्राकृतिक अवस्था थी। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस की जैसी सिचुएशन थी। इसी बीच में फिर यानी कि प्राकृतिक अवस्था को इस तरीके से समझ सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था को कैसे समझाऊं, कोई एग्जाम्पल वो भारतीय इंडियन परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप कौटिल्य से कनेक्ट कर सकते हैं। कौटिल्य ने किसकी बात की, मत्स्य न्याय की बात कर रहे थे ना। उस मत्स्य न्याय में क्या था, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल लेती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसी कुछ कंडीशन समझ में आ रही है यहाँ पर भी। उसी कंडीशन के बाद फिर राज्य की बात करते हैं, राज्य का निर्माण कैसे करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। वैसे ये भी बात करते प्राकृतिक, तुम इनके में भी लगभग वही चीजें मत्स्य न्याय की बात हो जाती है, ठीक है। तो संपूर्ण प्राकृतिक अवस्था कहने का मतलब थी अराजकता। सीधी बात ये थी कि अराजकता थी प्राकृतिक अवस्था में। और उसी के बाद फिर होता है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता होता है राज्य का परिणाम। समझ गए ना, प्राकृतिक अवस्था। तो ये किस चीज को, जो हॉब्स हैं, हॉब्स विवेक को, हॉब्स लोगों के विवेक को, हॉब्स लोगों के विवेक को महत्व देता है। और हॉब्स जो है पहला व्यक्तिवादी विचार है। तो इन सब कंडीशन को, जब ये सब चीजें चल रही थी तो युद्ध था। इसी परिणाम स्वरूप क्या, अराजकता के बाद भाई राज्य की सामाजिक समझौता होता है। इसी सामाजिक समझौते का परिणाम है राज्य। ठीक,
यही अपने उन्होंने लेवियाथन बुक में बताया सामाजिक समझौते के बारे में। तो राज्य सभी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य, जो राज्य है, राज्य का आदेश सभी लोग पालन करने के लिए बाध्य होने चाहिए। राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए। ये शक्तिशाली राज्य की बात करते हैं। लिखवा दो ये चीज, वरना आप तो किताबों में देख ही लेंगे, जितना लिखवाते जाए उतना ही पढ़ता ही जाएगा। सीधे बता देता हूँ इन्होंने क्या बताने की कोशिश की। इन्होंने राज्य का आदेश सर्वोपरि, व्यक्ति का आदेश सर्वोपरि नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि राज्य महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्ति। व्यक्ति से राज्य नहीं, राज्य से व्यक्ति है, ये बताया। यानी कि राज्य की महत्व को बढ़ाने की बात कर रहा है, राज्य को मजबूत बनाने की बात कर रहा है। और क्या बताने की कोशिश की, हॉब ने तर्क को महत्व बताया, इस तरह की चीजें बताई। बाकी हॉब्स और आप चीजें क्या पढ़ सकते हैं भाई। हॉब्स ने आत्मरक्षा को सीमित कर देता, हॉब्स में प्रशासक के लिए, जनता के लिए, कुल मिला के मजबूत राज्य की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना ही आप पढ़िए। बाकी आप कंटेंट पढ़े तो बताइएगा कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आगे और भी बता देंगे। बाकी हॉब्स मेरे हिसाब में इतना काफी है। बाकी चाहे तो 8-8 10-10 पेज भी तैयार कर सकते हैं, परंतु उसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो यूपीपीसीएस में हॉब्स पढ़ाई भी नहीं जाता जहां तक मुझे लगता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हॉब्स, लॉग, रूसो, इन तीनों को पढ़ लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट विचारक है, क्योंकि ऐसे में आप इनका यूज कर सकते हैं। नाम किसी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आइडिया तो दे ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत रेफरेंस दे सकते हैं। प्योरली मत उन पर नहीं से होना चाहिए, परंतु कुछ तो चीजें ले ही सकते हैं आइडिया से। विवेक को महत्व देता तो तर्कवादी तो होगा ही ना। जब विवेक को महत्व दे दिया इन्होंने, तो ये तर्क को महत्व तो देंगे। जब विवेक को महत्व दिया तो तर्क को महत्व देंगे। हाँ, शासक के आदेश को नैतिकता का आधार मानते हैं। और क्या, शासन नैतिकता से बंधा हुआ नहीं है, यानी कि जो शासक है वो नैतिकता से बंधा हुआ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो हो, डाउट वाउट वगैरह वो आप अपने ग्रुप में ही भेज दीजिएगा। क्या? अरे भाई, आप कह रहे क्लास में मजा नहीं, तो क्या मजे के लिए पढ़ने आते हो? नहीं, मजे के लिए पढ़ने आते हो तो भी यहाँ पर गाना वाना बजाया जाए क्या? गेज एक बार रिवीजन करा दूं आज की क्लास में क्या करा है। मजे के लिए पढ़ने जा रहे हैं ना, तो फिर मजे मजे के लिए यूट्यूब। पढ़ाई में मजा नहीं होता। और जो मजे के लिए पढ़ा रहा है ना, जो मजे के लिए पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है टीचर, फिर वहां पढ़ाई नहीं हो रही भाई। एक समझिए, यहाँ पर डिस्कशन स्टूडेंट की प्रॉब्लम का हो सकता है। अब यहाँ पे कोई लंबी लंबी इधर उधर की कहानियां सुनाने से कोई लाभ नहीं है। मैं भी चाहता था उनका बैकग्राउंड बताता है कि गृह युद्ध के टाइम पर था, ये वो कंडीशन थी, इसी जगह पर थे, ये चीजें थी, इनका जन्म यहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्या चीजें, सब बताने का कोई लाभ हो तो बताइए, बताया जाए। या इनके एरा की बात करना, एरा आपसे पूछा जाने वाला नहीं है। डाउट और किसी का नहीं। अरे आंसर में वो मैं देख लूंगा, अभी 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 क्लास एंड होता हूँ वैसे ही देखता हूँ। बाकी और किसी को डाउट हो तो बता ही नहीं। ठीक। ठीक है फिर इतना। बाकी ग्रुप में आप जो बताइएगा, नोट्स मैंने डाल दिए हैं ग्रुप में, ठीक है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, टेलीग्राम में नहीं डाला। हाँ हाँ, आप वहीं से पढ़िए, और जो कंफ्यूजन होता बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग और भी चीजें मॉडिफाई करती जाएंगे। आपको जो फैसिलिटी मिलनी वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
डीएम कीजिए मुझे, डीएम कीजिए। ठीक है अभी।